अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पीरैक 2024 के चैप्टर 13 से लेके चैप्टर 15 तक कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर। ज्यूरिसडिक्शन मीन अथॉरिटी, पावर। सेक्शन 49 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग इन द कोड, ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। यहाँ पे कोड से मुराद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। इस कोड के अंदर कुछ ऑफेंसेस कोग्निजेबल होते हैं, कुछ नॉन कोग्निजेबल। कोग्निजेबल ज़्यादा सीरियस एंड ऑब्वियस क्राइम्स होते हैं जिनके खिलाफ एफआईआर के लिए किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, मीन के हायर अथॉरिटी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे अगेन पढ़ें, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग इन द कोड, मीन के इस कोड के अंदर जो कुछ भी है इसको यहाँ पे हमने इग्नोर कर देना है, इसको ओवरराइड कर देना है। ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, यहाँ पे दिस एक्ट से मुराद पीर एक्ट 2024। इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस है और जो पनिशेबल है वो तमाम के तमाम क्या होंगे, कोग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, मीन कि उनको सीरियस ही लिया जाएगा, उनको जो है कोग्निजेबल कैटेगरी में ही डाला जाएगा और नॉन बेलेबल होंगे, मीन कि उनकी जमानत नहीं हो सकेगी। तो एफआईआर के लिए किसी से हायर अथॉरिटी से परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। एफआईआर कौन करता है? एसडीईओ करता है, मीन के अगर इसने एफआईआर करनी है तो इसको किसी हायर अथॉरिटी से, मीन के हियरिंग ऑफिसर से या फिर जो है अथॉरिटी से या बोर्ड से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी पावर क्या है एसडीओ की? वो हम पहले देख चुके हैं, सेम वही पावर यहाँ पे लिखी हुई है, इनको दोबारा देख लेते हैं। एसडीओ कैन कंडक्ट एन इंक्वायरी पर्सनली और थ्रू एन इंक्वायरी ऑफिसर, can convert inquiry findings into an FIR on the recommendation of the initiating authority। अब यहाँ पे देखें सेम वही वाली पावर्स हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं। SDO can register an FIR based on the complaint a report from an enforcement officer। कंप्लेंट कौन करता है? अग्रीव पर्सन। और रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ईओ। इन दोनों के बेस पे जो है वो FIR दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा he can register an FIR directly if the offence is obvious। अगर ऑफेंस जो है बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है तो फिर उसको कंप्लेंट या रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, उसके खिलाफ जो है उस ऑफेंडर के खिलाफ डायरेक्टली एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। सब सेक्शन 3 द एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड हियरिंग ऑफिसर हैज़ द पावर टू इम्पोज फाइन एंड टेक अदर एक्शंस। यहाँ पे देखें ऑफेंडर के खिलाफ फाइन इम्पोज करने की पावर किन के पास है? एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड हियरिंग ऑफिसर। नेक्स्ट देखें सब सेक्शन 4 एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, यहाँ पे एक्ट से मुराद पीर एक्ट 2024 शैल बी ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 14A ऑफ द कोड। यहाँ पे मैंने एक एक्ट इस वजह से मेंशन किया है कि और ये सेक्शन यहाँ पे देखें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोड से मुराद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो मीन ये जो सेक्शन है ये इस एक्ट का सेक्शन नहीं है, ये कोड के सेक्शन की बात की जा रही है। यहाँ पे अगेन पढ़ें, एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस क्रिएट हुआ है, अकर हुआ है, वो किसके अंडर ट्रायबल होगा? सेक्शन 14A ऑफ कोड। और उसके अंडर जो है वो मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट होता है वो इसको ट्राई कर सकता है कि वहाँ पे ट्रायबल होगा। सेक्शन 50 बार ऑफ जुरिसडिक्शन, बार मीन पाबंदी लगाना, किसी को रोक देना, किसी की पावर को कर्टेल कर देना। नो कोर्ट अदर दैन डेजिग्नेटेड कोर्ट शैल हैव अथॉरिटी, पीरा अथॉरिटी की तरफ से कुछ कोर्ट्स को इस एक्ट की स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड की जाती है, मीन के उनको एक्स्ट्रा पावर दी जाती हैं और उनको यहाँ पे डेजिग्नेटेड कोर्ट कहा गया है। बाकी कोर्ट्स को लेट से हम ऑर्डिनरी कोर्ट्स कह देते हैं और उनके पास इस एक्ट की ये वाली ज्यूरिसडिक्शन, ये वाली अथॉरिटी मौजूद नहीं है। तो इस वजह से वो इस एक्ट के किसी भी एक्शन या किसी आर्डर की वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकती। और इसी तरह दीज कोर्ट्स कैन नॉट entertain any application, start proceedings, grant injunctions, a ruling or stay or make any interim order। तो उनके पास जो है बाकी कोर्ट्स के पास ये पावर मौजूद नहीं है। सच ऑर्डर्स कैन ओनली बी चैलेंज थ्रो अपील अंडर दिस एक्ट, मीन कि कोई अफेंडर है या अग्रीव्ड पर्सन है, उसको लगता है कि मेरे खिलाफ जो फैसला हुआ ठीक नहीं है, वो अपील करना चाहता है, तो वो बाकी कोर्ट्स में अपील नहीं करेगा। अपील का जो मेथड है यहाँ पे देखते हैं आगे चल के सेक्शन 52 के अंदर मौजूद है। उससे पहले देखें 51 रिप्रेजेंटेशन, ये पहले हम सारा प्रोसेस देख चुके हैं हियरिंग ऑफिसर के सामने किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंटेशन पेश की जाती है। यहाँ पे अगेन देखें, एनी ऑफेंडर और कंप्लेनेंट अग्रीव्ड बाय एन एक्शन ऑर्डर और पेनल्टी इम्पोज्ड बाय एन एनफोर्समेंट ऑफिसर में सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन टू द हियरिंग ऑफिसर इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। तो उसके बाद देखें, अगर कोई हियरिंग ऑफिसर के फैसले से जो है वो मतलब उसको लगता है कि ये फैसला मेरे खिलाफ ठीक नहीं हुआ, तो हियरिंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ जो अपील करना चाहता है तो वो कहाँ करे?
यहाँ पे देखें ये पूरा मेथड मौजूद है 52 के अंदर। ये सेक्शन भी वैसे इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन को आपने याद कर लेना है। सब सेक्शन 1 देखें, एनी ऑफेंडर अग्रीव्ड बाय अ हियरिंग ऑफिसर डिसीजन मे विद इन 30 डेज फाइल अपील टू द कमिश्नर ऑफ द कंसर्न डिवीजन। ये आपने याद रखना है कि वो अपने डिवीजन के अंदर ही जो कमिश्नर है उसको अपील कर सकता है। कितने दिन के अंदर अंदर? हियरिंग ऑफिसर के डिसीजन के 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है। द कमिश्नर शैल डिसाइड सच अपील विद इन 45 डेज फ्रॉम फाइलिंग। मीन कि जैसे ही जो है अग्रीव्ड पर्सन ने फाइल किया तो उसके 45 डेज के अंदर अंदर कमिश्नर ने फैसला देना होगा। तो इसके अलावा उसको सेकंड अपील का भी हक दिया गया। यहाँ पे देखें सब सेक्शन 3 के अंदर, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द कमिश्नर डिसीजन कैन फाइल अ सेकंड अपील बिफोर द कोर्ट विद इन 30 डेज। इसके भी 30 डेज हैं, इसके भी 30 डेज हैं। कोर्ट के पास फिर टाइम ज़्यादा है 90 डेज़ का। उसने 90 डेज़ के अंदर अंदर इस अपील का फैसला करना होगा। मीन कि अब यहाँ पे देखें कमिश्नर को 45 डेज़ दिए जाते हैं और कोर्ट को जो है डबल टाइम दिया गया 90 डेज़ का। सेक्शन 53 देखें, redressal of grievance. Any person aggrieved by a misuse of authority by an officer or employee may file a complaint before the grievance redressal commissioner. ये एक स्पेशल जो है वो कमिश्नर होता है, उसके पास ये पावर होती है कि वो उनको उन ग्रीवेंसेस को उन कंप्लेंट को जो है वो एड्रेस कर सकता है। इफ़ नो कमिश्नर इज अपॉइंटेड फाइल द कंप्लेंट बिफोर द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड का चेयरपर्सन कौन होता है? डीसी, डेप्टी कमिश्नर। Chapter 14 Enforcement and Regulatory Coordination. Section 54 Authority to be lead regulator. मीन अथॉरिटी की बाकी रेगुलेटरी बॉडी से पावर ज़्यादा है, ये लीड रेगुलेटर है। द अथॉरिटी शैल जनरली एक्ट एज द लीड रेगुलेटर इवन इफ अदर रेगुलेटरी बॉडीज और एजेंसीज एग्जिस्ट अंडर शेड्यूल लॉज। अब शेड्यूल लॉज के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्ट हैं और हर एक्ट के अकॉर्डिंग एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, जैसे प्राइस कंट्रोल एक्ट, होर्डिंग एक्ट, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, और इसके अकॉर्डिंग जो एक डिपार्टमेंट है जो इसको डील करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो अब पीरा फोर्स मीन की पीरा अथॉरिटी के बनने से पहले जो होर्डिंग हो रही थी या पब्लिक न्यूसेंस हो रही थी या प्राइस कंट्रोल का इशू था, तो पहले भी तो इनको कंट्रोल किया जा रहा था ना। मीन के पहले भी तो डिपार्टमेंट थे जो इनको कंट्रोल कर रहे थे। अब जो है ये पीरा भी बन गई है, ये शेड्यूल लाज पीरा के अंडर भी आते हैं सारे। तो लेट्स से एक ऑफेंस क्रिएट होता है, हम कोई भी ऑफेंस कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स से इंक्रोचमेंट का कोई ऑफेंस क्रिएट होता है। अब पीरा अथॉरिटी भी यहाँ पे आ जाती है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कोई और डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि ये जो ऑफेंस है ये हमारी जुरिस्डिक्शन में है, ये हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। पीरा कहता है कि नहीं हम लेंगे, कोई और डिपार्टमेंट आगे कहता है कि नहीं हम लेंगे। तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा जो कि अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए फिर यहाँ पे ये इशू सॉल्व कर दिया गया कि ये जो पीरा है, ये जो अथॉरिटी है, इसका रोल लीड का होगा। मीन के इसके पास पावर ज़्यादा है, इसका रोल लीड का है। बाकी जो डिपार्टमेंट हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो उनका रोल जो है सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे देखें, अदर रेगुलेटरी बॉडीज एजेंसीज विल एक्ट एज सेकेंडरी रेगुलेटर एंड फॉलो द लीड ऑफ द अथॉरिटी। जो अथॉरिटी फैसला करेगी, बाकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो उसको फॉलो करेंगी। तो मीन अब ये जो ऑफेंस हुआ है, अगर ये दोनों की जुरिस्डिक्शन में है, तो अथॉरिटी का जो फैसला होगा वो सुपरसीड कर जाएगा, वो प्रीवेल कर जाएगा। अब इसमें एक्सेप्शन भी है कुछ। The government can notify other regulatory bodies agencies as the lead regulator instead of the authority if required for public interest or expediency। अगर पब्लिक इंटरेस्ट या उस केस को जल्दी सॉल्व करना है तो फिर किसी और बॉडी को भी लीड रेगुलेटर बनाया जा सकता है, उसको पावर जो है ज़्यादा दी जा सकती हैं। सेम इसी तरह एक और केस है, फॉर पावर दैट बिलोंग टू लोकल गवर्नमेंट द अथॉरिटी इज़ नॉट द लीड रेगुलेटर। जो लोकल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं उसमें जो है जो पीरा है, पीरा फोर्स जो है, पीरा अथॉरिटी है, उसके पास पावर नहीं है। अगर लोकल गवर्नमेंट उनको पावर देना चाहे तो वो उनकी मर्जी है, फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन वो डिसाइड कर लेंगे, फिर जो है पीरा अथॉरिटी लीड रेगुलेटर बन सकती है। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लें। इफ़ द अथॉरिटी इज़ द लीड रेगुलेटर और इफ़ द रेगुलेटरी बॉडी इज़ डेजिग्नेटेड एज लीड, द सेकेंडरी रेगुलेटर कैन नॉट टेक एक्शन ऑन द सेम वायलेशन एट द सेम टाइम। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। कोई ऑफेंस क्रिएट होता है तो उसमें जो लीड रेगुलेटर होगा वही एक्शन ले सकता है, दूसरा जो लीड रेगुलेटर सॉरी सेकेंडरी रेगुलेटर होगा वो एक्शन नहीं ले सकता। विदाउट अफेक्टिंग सब सेक्शन 1, ये सारा सब सेक्शन 1 ही था। द अथॉरिटी एंड द रेगुलेटरी बॉडीज एजेंसीज में एंटर इनटू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयूज और अदर अरेंजमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट पावर्स एंड फंक्शंस फॉर बेटर एंड मोर इफेक्टिव एनफोर्समेंट। अगर जैसे मैंने बताया कि इंक्रोचमेंट है या प्राइस कंट्रोल है या कोई और भी ऑफेंस है,
और 3-4 डिपार्टमेंट जो है वो उस ऑफेंस को डील करना चाहते हैं और सबके जुरिसडिक्शन में आता है, तो फिर अथॉरिटी जो है बाकी रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ एक एमओयू साइन कर सकती है कि आपका जो है आपकी जुरिसडिक्शन जो है यहाँ तक है, हमारी जुरिसडिक्शन यहाँ तक है, मीन कि उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन और जो है पूरी अरेंजमेंट होगी कि हमने पावर और फंक्शंस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर बेटर एंड इफेक्टिव एनफोर्समेंट। Section 55 Directives by Government. The government may issue policy directives to the authority whenever necessary as long as they are not inconsistent with this act or any other law in the force. मीन की गवर्नमेंट जो है अथॉरिटी को पॉलिसी डायरेक्शन दे सकती है कि आपने पॉलिसी को किस तरह से डिज़ाइन करना है, उसकी गाइडलाइंस उनको प्रोवाइड की जा सकती हैं। द अथॉरिटी मस्ट comply with this such directions. अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी होगी कि उन डायरेक्शन पे अमल पैरा हो। Section 56 Exchange of Information. Every department must promptly share all requested information and document with the authority. मीन के जो बाकी डिपार्टमेंट है वो अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देंगे। सेम इसी तरह अथॉरिटी भी बाकी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देगी ऑन रेसिप्रोकेटिंग एक्सचेंज। तो इस मकसद के लिए सब सेक्शन 3 के अंदर बताया गया कि एक अरेंजमेंट बनाई जा सकती है कि किस तरह से हमने इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करना है। तो ये काफ़ी आसान है, इसके अंदर यही सारा बताया गया है। Chapter 15 Assistance to Authority and Whistleblower Disclosure. 57 Assistance to Authority. All executive authorities, law enforcement agencies, including Punjab Police, and every person must assist the authority. Assistance include helping the authority, its members, enforcement station in charge, and enforcement squad in performing their duties under this act. मीन के तमाम जितने भी जो इंडिविजुअल हो सकते हैं या बाकी डिपार्टमेंट है वो अथॉरिटी को असिस्ट करने के पाबंद होंगे। सेक्शन 58 विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मीन हिडन इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करना। एनी पर्सन मेकिंग अ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर मस्ट सबमिट अ पर्सनल डिक्लेरेशन मीन एक ज़ाती तहरीरी इकरारनामा जो कि एक हल्फनामे की तरह का होगा, जिसके अंदर विसल ब्लोअर जो है इस बात को कंफर्म करेगा कि ये जो डिस्क्लोजर है ये बिल्कुल ठीक है और ज़ाती वजूहात की बिना पे नहीं है, क्योंकि माशरे के अंदर ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो किसी से रिवाज लेने के लिए या किसी रंजिश की वजह से किसी पर्सन को फंसाने के लिए उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा देते हैं। तो इस चीज़ को कंफर्म किया जाएगा कि ये एलिमेंट ना हो। सब सेक्शन 2 देखें। एवरी डिस्क्लोजर मस्ट बी मेड इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये जो डिस्क्लोजर है क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किसको दिया जाएगा? अथॉरिटी को, बोर्ड को, हियरिंग ऑफिसर को, सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर को और एनफोर्समेंट ऑफिसर। इसमें एक जो और ऑफिसर होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो शामिल नहीं है, तो वो उसको नहीं दिया जा सकता। अलॉन्ग विद एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज प्रेस्क्राइब। सब सेक्शन 3 देखें। नो एक्शन विल बी टेकन इफ द आइडेंटिटी ऑफ द विसल ब्लोअर इज नॉट इंडिकेटेड। मीन कि अगर एक जो विसल ब्लोअर है वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं कर रहा, अपना आईडी कार्ड शो नहीं कर रहा या अपनी तस्वीर शो नहीं कर रहा, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसी तरह अगर इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरिफिकेशन के बाद इनकरेक्ट निकले या फॉल्स निकले फिर भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। सब सेक्शन 4 देखें। द डिस्क्लोजर शैल बी रेफर टू हियरिंग ऑफिसर। यहाँ पे भी काम से कुछ बनेगा कि ये जो डिस्क्लोजर है किसको दिया जाएगा? हियरिंग ऑफिसर को फॉर असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन। सब सेक्शन 5 देखें। इफ द हियरिंग ऑफिसर डिटरमाइंस फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड द डिस्क्लोजर मस्ट बी रेफर टू द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। कभी भी उस डिस्क्लोजर की बेस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, मीन के फौरी एक्शन नहीं लिया जाएगा, पहले उसको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई कौन करेगा? सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। पहले तो इन्होंने किया ना, हियरिंग ऑफिसर ने, उसके बाद मतलब फर्दर जो है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो जो है फिर सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर को रेफर किया जाएगा विद इन 24 आवर्स। मीन के जैसे हियरिंग ऑफिसर के पास जो है वो एक डिस्क्लोजर आया, उन्होंने उसको कंफर्म किया, फिर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को विद इन 24 आवर भेजा जाएगा फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी फौरी, तो मतलब हो जाएगी, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। सेक्शन 59 रिवार्ड एंड पनिशमेंट। इफ अ वायलेशन ऑफेंस इज सक्सेसफुली डिटेक्टेड ड्यू टू अ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर द पर्सन मे रिसीव अ रिवार्ड फ्रॉम द फंड। उसको मनी कैश दिया जा सकता है। दे मे आल्सो रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। उनको अप्रिसिएशन के तौर पे सर्टिफिकेट दिए जा सकते हैं। कौन देगा? अथॉरिटी खुद देगी। प्रोवाइडेड का मतलब होता है एक्सेप्शन। If multiple persons made disclosures for the same offense,
द रिवार्ड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन। इसमें फिर जिसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी उसको रिवार्ड ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट देखें, नो रिवार्ड शैल बी गिवन इफ़, इन तमाम एलिमेंट्स पे कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखें, द डिस्क्लोजर इज़ ऑफ नो वैल्यू, अगर उन्होंने कोई खबर ऐसी दी है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर कोई रिवार्ड नहीं। द इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलरेडी नोन टू अथॉरिटी, बोर्ड और एम्प्लॉय, मीन की पहले ही इन्फॉर्मेशन उनको पता है तो फिर कोई रिवार्ड नहीं। द इन्फॉर्मेशन इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, फिर भी कोई रिवार्ड नहीं। नो कलेक्शन और मनी रिजल्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर, मीन के उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से या किसी और ऑफिसर की तरफ से वहाँ पे रेड की गई तो कुछ भी वहाँ से नहीं मिला, तो भी वहाँ उनको जो है मुखबर को कोई रिवार्ड नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखें एक एक्सप्लेनेशन है फॉर दिस सेक्शन, ए विसल ब्लोअर मीन ए नेचुरल पर्सन। अब यहाँ पे आपको ना डेफिनेशन के सेक्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे हमने पर्सन की डेफिनेशन देखी थी। उस पर्सन की डेफिनेशन में जो है वो कंपनी भी थी, फर्म भी थी, एसोसिएशन ऑफ पीपल भी थे। तो उसमें एक नेचुरल पर्सन भी लिखा हुआ था। तो नेचुरल पर्सन का मतलब यही था कि जो आप आवाम होती है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, तो यहीं इसमें भी विसल ब्लोअर से मुराद नेचुरल पर्सन है। कोई एसोसिएशन, कोई फर्म, कोई और कंपनी शामिल नहीं है। उसके बाद देखें सब सेक्शन 2, एनी पर्सन मेकिंग अ फॉल्स फ्रिवोलस, फ्रिवोलस का मतलब होता है अनसीरियसनेस, विदाउट सीरियस, और विक्साइशियस मीन के अनोइंग, डिस्क्लोजर शेल आफ्टर हेयरिंग बी लायबल टू, उसको फिर सजा मिलेगी। हमने ऊपर देखा था ना कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो अगर तो इन्फॉर्मेशन ठीक है तो उनको रिवार्ड मिलेगा, अगर फिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन गलत दी है इस तरह की, मतलब बड़ी फ्रिवोलस या विक्साइशियस, तो फिर उनको सज़ा दी जा सकती है। कितनी सज़ा? 1 साल कैद, 1 लाख जुर्माना, या ये दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। सेक्शन 60, प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर। अब ऐसा होता है ना कि किसी विसल ब्लोअर ने किसी ताकतवर शख्स शख्स की जो है वो कोई मखबरी की है, तो अब अगर उस ताकतवर शख्स को पता चल जाता है कि इस बंदे ने मेरी मखबरी की है, तो वो उसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकता है, उसको हार्म कर सकता है, उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर यहाँ पे विसल ब्लोअर की जो प्रोटेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो इसी अथॉरिटी की है। यहाँ पे देखें, द आइडेंटिटी ऑफ अ विसल ब्लोअर हु मेक्स अ डिस्क्लोजर दैट इज नॉट फॉल्स, फ्रिवोलस और विक्साइशियस शैल रिमेन कॉन्फिडेंशियल, मीन उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसको एक्सपोज नहीं किया जाएगा, कि उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी लोगों को। एक्सेप्शन, ओनली इफ द विसल ब्लोअर गिव्स रिटन कंसेंट कैन देयर आइडेंटिटी बी डिस्क्लोज, अगर विसल ब्लोअर रिटन कंसेंट दे दे तो फिर उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जा सकता है। अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ सच पर्सन शैल लीड टू अ फाइन और पेनल्टी, अगर कोई ऑफिसर जो है इन पर्सन की मर्जी के बगैर इनकी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दे तो इन ऑफिसर के खिलाफ जो है वो फाइन और पेनल्टी हो सकती है। सबसेक्शन 2 देखें, द हियरिंग ऑफिसर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी, बोर्ड और ऑन देयर ओन मोशन मे टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट द विसल ब्लोअर इन कंसल्टेशन विद देम, कौन से कंसल्ट करेगा कि आपको किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए, तो उस तरह के फिर मेजर लिए जा सकते हैं। डिटरमाइन द ड्यूरेशन एंड मैनर ऑफ प्रोटेक्शन एज प्रेस्क्राइब, फिर इसमें जो है मजीद जो तरीके हो सकते हैं प्रोटेक्ट करने के, और इसमें कितनी ड्यूरेशन चाहिए, 2 मंथ की, 2 साल की, कितने अरसे तक उनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये भी डिटरमाइन किया जाएगा। कौन डिटरमाइन करेगा? हियरिंग ऑफिसर। ये खुद भी कर सकता है, अथॉरिटी या बोर्ड की डायरेक्शन पे भी कर सकता है, तो ये हियरिंग ऑफिसर जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 61, पब्लिक टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज़। सेक्शन 57 में हमने देखा था कि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे पुलिस वगैरह, वो अथॉरिटी और इसके एम्प्लॉयज़ को असिस्टेंस फ्राहम करने की पाबंद होगी। तो यहाँ पे ये बात पब्लिक को कही गई है कि वो अथॉरिटी और इसके एम्प्लॉयज़ को असिस्टेंस फ्राहम करेगी। Every person must help the authority and its employees by capturing or preventing the escape of an offender, preventing any breach of the act or schedule laws, मीन कि इस एक्ट या शेड्यूल लाज की कहीं पे ब्रीच हो रही है तो वो अथॉरिटी और इसके एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करेगी और उनको हेल्प प्रोवाइड करेगी। सेक्शन 62, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस। Every person aware of any offence or intention to commit an offence under this act or schedule laws must immediately report the nearest enforcement station or authority। मीन कि अगर किसी पर्सन को ये पता चलता है कि यहाँ पे ऑफेंस हो रहा है, या कोई उसको ये भी पता चलता है कि अगर यहाँ पे किसी की ऑफेंस करने की, ऑफेंस क्रिएट करने की नीयत है, इंटेंशन मीन नीयत है, तो भी वो जो है नियरेस्ट एनफोर्समेंट स्टेशन को बताएगा, या फिर डायरेक्टली किसी अथॉरिटी के किसी भी एम्प्लॉय को बता सकता है। Especially, every person in their residence or work
मस्ट रिपोर्ट मीन के जो ऑफेंडर का हमसाया है कि यहाँ कोई वहाँ पे कोई काम करता है, तो वो क्या करेगा, परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ एनी ऑफेंडर जो है वो उस ऑफेंडर की जो परमानेंट या टेम्परेरी रेजिडेंस है वो इन्फोर्समेंट स्टेशन को बताएगा या किसी अथॉरिटी के एम्प्लॉय को बताएगा। एनी मैटर अफेक्टिंग सप्लाईज सर्विसेज एसेंशियल कम्युनिटीज और सेफ्टी ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, इनके बारे में भी वो इंफॉर्मेशन देगा। एनी अदर मैटर नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। सेक्शन 63 लोकल हेडमैन एंड चौकीदार टू असिस्ट। लोकल हेडमैन जो होते हैं ना, ये विलेज वगैरह के जो हेडमैन होते हैं जैसे नंबरदार, मलिक, रईस वगैरह, उनको कहा जाता है। एंड चौकीदार, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो असिस्ट करेंगे तमाम एम्प्लॉयज़ को और अथॉरिटी को। प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, दे मस्ट रिपोर्ट इन राइटिंग ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर शेड्यूल लाज टू द नियरेस्ट इन्फॉर्मेशन स्टेशन एट द एयरलिस्ट। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।